ओके, तो जल्दी से भाई सब लोग पहले मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपको आवाज प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, जल्दी से पहले फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, क्या बात है यार, आज थोड़ा अच्छा लगा। 30-40 बच्चे जो है वेटिंग में थे, मजा आ रहा देख के। ठीक है, तो जल्दी से पहले सब लोग एक बार कमेंट करके ये बताओ आपको आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अनुज कुमार, ज्ञानेंद्र वर्मा, राहुल, सुजीत, IB मिश्रा, ओके वेरी गुड, दिनेश सोलंकी, सुजीत, मानवीर, दीपक, दीपू, जयप्रकाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जल्दी से भाई सब लोग फटाफट पहले मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो फिर मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं, है ना। बहुत सही। और थोड़ा भाई सब लोग, हाँ, तो थोड़ा सब लोग पहले सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। देखो है क्या ना, मैं फिर से बता दूं, सब लोग पहले जो मैं पूछूं उस बात का जवाब दीजिएगा। कल मैंने देखो 100 क्वेश्चन की आप लोगों को PDF दी थी टेलीग्राम चैनल पे, है ना। सेट 1 और सेट 2 करके आपको दी थी, सेट 1 और सेट 2 करके दी थी 100 क्वेश्चन की PDF। कल क्लास पूरी नहीं हो पाई थी टेक्निकल इशू की वजह से, फिर भी मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है, तो आप जल्दी से ये बता दो आप सबको PDF मिली कि नहीं मिली, कमेंट करके पहले ये बताओ। दूसरी बात सुनो, देखो जब से CBT 2 की एग्जाम डेट आई है तो मैंने ये 50 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 120 में से 50 क्वेश्चन ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले आपके। यही वो 50 क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। ये जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन में आपका जीके रहेगा और साइंस का पोर्शन रहेगा। तो मैं ऐसा कुछ प्रैक्टिस सेट बनाता हूं जिसमें आपके हर वो टॉपिक कवर हो सके जो रेलवे आपसे अगले 2 महीने बाद पूछने वाला है ना। तो अगर आपने एक भी क्लास नहीं की तो एक क्लास जरूर करके देखिए, टाइमिंग नोट करके रखिए, शाम के 7 बजे, डेली शाम 7 बजे मैं योगेश गुप्ता आपके साथ, और 50 वो क्वेश्चन जो 2 महीने बाद आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो और एक बार इशारा करके मुझे बता दीजिए आप लोग क्या तैयार हो पहले क्वेश्चन को बाउंड्री के पार पहुंचाने के लिए। क्या सब लोग रेडी हो कि नहीं रेडी हो, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाक से। तो मैं पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। कल पूरा क्लास नहीं हुआ था, हाँ कल पूरा क्लास नहीं हुआ था, लेकिन कल मैंने पूरे क्लास की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ओके राहुल चौहान, मैंने आपका नाम ले लिया है, लेकिन नाम लेने से पहले एक बार ऐसा काम कर दो कि मैं नहीं पूरी दुनिया आपका नाम ले। ठीक है, चलो फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को बाउंड्री पार कौन पहुंचाता है और पहले क्वेश्चन में हेड विकेट कौन होता है ये भी देखते हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। यह बहुत बेहतरीन कारनामा हुआ है, लेकिन हमारे लिहाज से नहीं, न्यूजीलैंड के लिहाज से है। हम लोगों में तो ठीक है। हाल ही में एक पारी में सभी 10 विकेट, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन चुके। सर बात यहां तीसरे गेंदबाज की है, तो आपको पता है अगर बात अनिल कुंबले की करते हैं तो ध्यान रखना अनिल कुंबले भारत की तरफ से ऐसे दूसरे गेंदबाज थे जिन्होंने 10 विकेट लिए थे। 10 विकेट एक ही पारी में लिए थे, और वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये 10 विकेट जो लिए गए थे ये पाकिस्तान टीम के खिलाफ लिए गए थे 1999 में। अच्छा, ये दूसरे गेंदबाज थे। अब तीसरे गेंदबाज भी एक बन चुके हैं, उनका नाम है एजाज पटेल। पता है कौन सी टीम के खिलाड़ी है? हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, और इन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा कर दिया। तो ये तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं एजाज पटेल, याद रखिएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? जल्दी से बताइए सब लोग, समझ में आ गया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। और सुनो, एक मिशेल मार्श, इसका नाम थोड़ा याद कर लो। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच जिसको मिला था सर वो था मिशेल मार्श। बोलिए, बात सब लोग क्लियर है ना? तो मिशेल मार्श का नाम याद रखना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके वेरी गुड, जल्दी से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िए जल्दी से और बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए। और थोड़ा भाई सेशन को पहले दबा के शेयर करो यार, क्या कर रहे हो? 100 पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे यार अभी भी हम लोग 60 के आंकड़े में हैं। थोड़ा पहले दबा के एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, फटाक से। और जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जवाब दीजिए जल्दी से, क्या लिखा हुआ? मणि तड़िता, अरे बड़ा प्यारा नाम है। आपको मणि तड़िता का जन्म और इनकी पुण्यतिथि जरूर याद कर लेना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है।
पहले बताओ मणिकर्णिका का किसका नाम था? तो सर रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम ही मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इनका जन्म पता कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था, है ना, मैं कई बार बता चुका हूं। और इनकी मृत्यु धारकना 18 जून 1858, ये इनकी कह सकते हो पुण्यतिथि थी। तो 1828 1858 याद रखना। 19 नवंबर को भारत की एक और महिला का जन्म हुआ था, बहुत पूछा जाता है, वो थी ध्यान रखना आपका इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपका आंसर 19 नवंबर होगा। क्लियर है? अच्छा, मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुन लो। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो एक अंग्रेज का नाम बड़ा पूछा जाता है, उस अंग्रेज का नाम था ह्यूरोज। एक्चुअली में झांसी में क्रांति का जो दमन कर रहा था उस अंग्रेज का नाम था ह्यूरोज। और ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरे भारतीय में एक अकेली ऐसी महिला जो मर्दों की तरह लड़ी, उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की एक डुप्लीकेट महिला भी थी, उसका नाम था रानी झलकारी बाई। बिल्कुल हूबहू रानी लक्ष्मीबाई की डुप्लीकेट थी झलकारी बाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी में जाइए, इनके नाम पे कह सकते हो, बड़ी बड़ी मूर्तियां भी है। जब ह्यूरोज जो है इसको रानी लक्ष्मीबाई को मानने आया था तो झलकारी बाई और इसके साथ 20 महिला पेड़ पे चढ़ते तीर पे तीर चला रही थी। और हीरोज को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो तीर कहां से चल रहे हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ इनका भी नाम आप लोग को जोड़ लेना चाहिए ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। हीरोज जरूर नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो चुका है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। पढ़ो भैया जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए, वेरी गुड। और थोड़ा भाई एक बार दबा के शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से फटाक से एक बार दबा के शेयर कीजिए और बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए। बताइए। अरे पटना नहीं है, इसको पाटल कर लेना। देखो टाइपराइटर ने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। हाँ बताइए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव, बताइए कहां स्थित है? आपको पता है रानी की वाव? पहले यूनेस्को के बारे में सुन लो, कहां है यूनेस्को? ये देखिए यूनेस्को। अगर इसका मैं पूरा नाम बताऊं तो यू से यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, और उसके बाद है आपका यूनेस्को। एस से क्या है आपका? इससे तो आपका कल्चरल है और ये हमारा कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये पूरा नाम होता है। 16 नवंबर 1945 को ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय अगर कोई पूछे तो ध्यान रखना फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। बोलो अब बात रानी की वाव की करते। अरे बहुत सुना होगा, मैं आपको बताऊं, 100 रुपए के नोट में आप देखो रानी की वाव बनी हुई है। अरे बनी है ना। तो यूनेस्को में रानी की वाव को ध्यान रखना 2014 में शामिल किया गया था। 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया था रानी की वाव को। और कोई पूछे कि 100 रुपए के नोट में कब शामिल किया गया था, तो आपका जवाब होगा 2018, ठीक है। अब रानी की वाव है कहां? सर ये पाटण गुजरात में है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बोलो बात सबको क्लियर है नहीं क्लियर है? सब लोग फटाफट जल्दी से बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हाँ बिल्कुल साइंटिफिक, वो मैंने हाँ छूट दिया था, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगर बात यहां पर यूनेस्को की करते हैं तो भारत में अभी तक टोटल कितनी विश्व धरोहर है यूनेस्को की? तो ध्यान रखना टोटल है 40, और 40 को आपको याद रखना है 32 + 7 + 1। जो 32 है वो कल्चरल है, और जबकि 7 जो है वो नेचुरल है, और 1 जो विश्व धरोहर है सर वो हमारी मिथ्स है। अच्छा लास्ट वाली जो 40वीं है उसका नाम भी याद कर लो। जो 40वीं विश्व धरोहर है उसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा ये याद कर लीजिएगा, 40वीं नंबर की, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर चौथा, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर चौथे का उत्तर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर चौथे का जवाब क्या होना चाहिए। एक बार पहले दबा के शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, ताकि हम लोग 100 के आंकड़े में तुरंत पहुंच जाए। मैं थोड़े बहुत कमेंट भी ले लेता हूं, ठीक है। ओके जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर चौथे का, सांप के काटने से पहले शरीर के किस अंग पर असर पड़ता है? आपको पता है जब सांप काटता है तो सांप का जो जहर होता है वो सबसे पहले कहां जाता है? अरे भैया जहर जो है वो सबसे पहले ब्लड में होता है ना, ब्लड में फैलेगा ना। तो जब भी कभी कोई भी सांप काटेगा तो ध्यान रखना सबसे पहले असर ब्लड में पड़ेगा, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो वो फिर बात की बातें हैं। लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले जो ब्लड आता है या सबसे पहले जहर फैलता है वो सर ब्लड में फैलता है, तो सबसे पहला असर
ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, बात अगर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की हुई है तो ये याद रखिएगा कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब होगा भैया विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी, बिल्कुल। ए वालों का कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आप ये मत कहना सर इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें सांप से कटवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लीजिए, इसको पढ़िए और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भी इस क्वेश्चन के बारे में, और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर है, वर्ड ऑफ द ईयर बताइए, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना? वैक्सीन, वैक्स है, प्रिजर्वेंस या एनएफटी? बताओ जल्दी से। अब देखो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही। देखो वैक्स, वैक्स से एक ही नाम आता है ऑक्सफोर्ड, अरे मिलता जुलता है ना, ऑक्सफोर्ड, ओएक्स, वैक्स है ना। मैरियम वेबस्टर, अगर क्वेश्चन आ जाता कि बताइए मैरियम वेबस्टर ने किसको चुना है वर्ड ऑफ द ईयर, ये सब डिक्शनरी के नाम है, इस बात को याद रखना है, ये सब के सब डिक्शनरी के नाम है। तो मैरियम वेबस्टर ने चुना है वैक्सीन को, जबकि कैम्ब्रिज ने चुना है, ध्यान रखना, कैम्ब्रिज, सर कैम्ब्रिज ने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सी। एनएफटी भी एक डिक्शनरी ने चुना है, उसका नाम है कोलियंस। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कोलियंस डिक्शनरी ने किसको चुना है वर्ड ऑफ द ईयर, तो आपका आंसर होगा एनएफटी। हाँ देखो सी 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 सी, बिल्कुल। तो कैम्ब्रिज वालों ने सुना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये लीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होना चाहिए। और एक बात सुनो, शेयर करते करते जब 100 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना सब लोग, क्योंकि आज मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है 100 क्रॉस होने का, ठीक है। पढ़िए जल्दी से। हाल ही में भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए $500 मिलियन, $500 मिलियन, आपको पता है 8 मिलियन में कितना लाख होता है? आपका जवाब होगा सर 10 लाख होता है। वैसे आज से 2-4 साल पहले बच्चों को मिलियंस नहीं पता था, लेकिन जब से यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम आया, फॉलोवर आए 8 मिलियन फॉलोवर, तब से 5 साल के लड़के को भी पता चल गया है कि मिलियंस क्या होता है। सच बात ये है। तो बताओ इस 500 मिलियन का जो ऋण है ये भारत सरकार को किसने दिया है? आपका जवाब होगा एडीबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर मैं पूछूं कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी, आपका आंसर होगा 1966। मुख्यालय कहां है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, इस बात को याद रखिएगा। आईएमएफ, सर इसकी स्थापना कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 1944 वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। बोलो क्लियर है सबका? एडीबी, बिल्कुल एडीबी इसका करेक्ट आंसर है दीपक, आईएमएफ नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, जवाब दीजिए जल्दी से। ये लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का कितने बच्चे एकदम सही आंसर दे पाते हैं। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7वें का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए। वेरी गुड, जल्दी से पढ़ो और बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी से। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्र कैस्पियन सागर से सीमा निर्मित करते हैं? वेरी गुड, याद करो, मैंने 1-2 क्लास में बताया जरूर है कैस्पियन सागर से कौन कौन से राज्य सीमा निर्मित करते हैं, ठीक है। 100 पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जल्दी से पहले बताओ, एक बार दबा के पहले शेयर करो यार, 100 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए। तो कैस्पियन सागर से सीमा निर्मित करने वाले राज्यों की ट्रीट होती है तारीख। ताकि हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, अजरबैजान करता है, आर से रसिया करता है, आई से हो जाएगा ईरान करता है, और के से हो जाएगा कजाकिस्तान सर करता है। ये 3 वो है जो करते हैं, लेकिन करता कौन नहीं है? टर्की नहीं करता। तो बताइए जल्दी से कौन सीमा साझा करता है? पहला, दूसरा और चौथा। ये उत्तर सही है, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ओके, ए गलत है भैया, पहला दूसरा टर्की थोड़ी ना करता है। कहां है? यहां, ये जो टी है ना, टी से टर्की नहीं है, टी के से है तुर्कमेनिस्तान। समझ में आ रही है भाई सबको? गलत मत करो, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो बहुत दुख होगा, और देश आपसे ज्यादा मुझे दुख होगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वां, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताओ क्वेश्चन नंबर 8वें का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जवाब दीजिए जल्दी से, फटाक से। ओके, थोड़ा एक बार दबा के पहले सेशन को शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया पहले दबा के लाइक कीजिए
और 100 का अटला तुरंत क्रॉस कीजिए फटाक से और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्ट्यूवेरियन, ये एक्ट्यूवेरियन ध्यान रखना, ये एक कह सकते हो भाषा का शब्द है, ये युद्ध अभ्यास बताइए किन दो देशों के बीच हुआ। ठीक है, तो याद रखना ये जो एक्ट्यूवेरियन होता है ये 2018 में पुणे में हुआ, 2018 में नहीं 2018 में हुआ था मालदीव में, मालदीव्स। और उसके बाद ध्यान रखना 2019 का हुआ है पुणे में भारत में, और उसके बाद 2020 में कोविड की वजह से युद्ध अभ्यास हुआ नहीं, और 2021 में फिर से ये ध्यान रखना मालदीव में हो रहा है। तो आपको आंसर पता चल चुका हो रहा है। तो एक्ट्यूवेरियन जो है वो भारत और मालदीव की सेना के बीच एक युद्ध अभ्यास है, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि मैं एक क्वेश्चन और बचा चुका हूं आपको, भारत और उसके साथ साथ ले लेना मालदीव, और एक और देश ले लेना, उस देश का नाम है ध्यान रखना श्रीलंका। इन तीनों के बीच भी एक युद्ध अभ्यास होता है, आपको बताएगा, जरा बताओ जरा, अगर किसी को याद है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इन तीनों के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। योगेश भाई तुमको आशीष सर पूछ रहे थे, ठीक है। तो इन तीनों के बीच ध्यान रखना एक युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है दोस्ती। तो कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि बताइए दोस्ती युद्ध अभ्यास किन तीन देशों के बीच होता है। ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट से। क्या बात है, एक बार दबा के पहले सेशन को शेयर करो भाई सब लोग, अभी भी हम लोग 100 के आंकड़े की ओर पहुंचे नहीं है ना। एक बार जोरदार झटका दीजिए, देखिए अभी 100 का आंकड़ा तुरंत क्रॉस हो जाएगा। फटाफट से जल्दी से पढ़ो और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार 356 में क्या प्रावधान है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना। मैं थोड़ी बातें आपातकाल के बारे में बता दूं। पहला प्रश्न यह पूछा जाएगा कि बताइए आपातकाल यानी इमरजेंसी किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो आपका आंसर होगा जर्मनी से लिया गया है। और किस भाग में आता है तो ध्यान रखना 18वें भाग में आता है। और आपातकाल 352 में भी है, 356 में भी है और 360 में भी है, ध्यान रखना। लेकिन 360 में जो है ना सर वो वित्तीय आपातकाल है, 360 वाला पहले याद करो वित्तीय, ठीक है। 356 वाला जो है वो राज्यों में आपातकाल है, राज्यों में आपातकाल। और ध्यान रखना 352 वाला जो है वो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। बस ऐसे ही याद करो। क्या बोला जा रहा है, 356 वाला पूछा जा रहा है ना, देखो ना लिखा हुआ है साफ साफ हिंदी में 356। तो इसका मतलब राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर बी, राज्यों में लगेगा। तो करेक्ट आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर आपातकाल लगने की घोषणा हुई है, जैसे श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लगा था, है। सूडान, दक्षिण सूडान का नाम याद कर लीजिए, दक्षिण सूडान में सेना ने जो है इमरजेंसी लगा दी थी। तो ऐसे जहां जहां इमरजेंसी लगी हुई है वहां वहां आपको कंट्री के नाम याद रखने। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। भाई जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया पहले दबा के एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। वेरी गुड, अब पढ़ो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आरटीपीसीआर, आपको पता है कोविड-19 के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है आरटीपीसीआर। लेकिन प्रश्न ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में पकड़ में ना आने वाले वायरस ओमिक्रॉन, आपको पता है ओमिक्रॉन कहां से फैला, तो आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका से फैला। नाम क्या है, B1.1.529, फिर ये ओमिक्रॉन भी नाम दिया गया है। इसका पता लगाने के लिए भारत में कौन सी टेस्टिंग चल रही है, तो आपका आंसर होगा जीनोम सिक्वेंसिंग। तो ध्यान रखना जीनोम सिक्वेंसिंग से ध्यान रखना ये ओमिक्रॉन का वायरस पता लगाया जा रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या बात है, दबा के एकदम से हट लीजिए, बहुत सही बहुत सही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये लीजिए, ले आओ जल्दी से और बताओ। और एक बात और सुनो, ये जो अगला वाला क्वेश्चन है भैया, इस क्वेश्चन को लगा तो लेना और उसके साथ साथ ध्यान रखना इस क्वेश्चन को याद भी कर लेना। कई बार आपसे जो है ये सारे के सारे बीमारियों के टेस्ट पूछे जाते हैं, दो चार टेस्ट आपको याद होने चाहिए, जैसे कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट, एड्स का टेस्ट बड़ा ही कॉमन है, एलिसा टेस्ट होता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियों के टेस्ट आपको याद होने चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो देखो, एक तरफ लिखा है बीमारी, दूसरी तरफ लिखा है उनके फैक्टर या टेस्ट, ठीक है।
तो एक तो पूरी दुनिया को पता भैया एक्स एलिसा, तो एक्स एलिसा हो गया, तो देखो पहले का तुम्हारा ए हो गया ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो दूसरे का मैचिंग देख लो सी से है, तीसरी की मैचिंग बी से है और चौथे की मैचिंग डी से है। कॉपी उठाओ और इसको लिखो, पता है क्या लिखो, टाइफाइड जो है विडाल टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस वाशरमैन परीक्षण और कालाजार के 19 परीक्षण। उठा के कॉपी में इसको लिख लो पहले एक बार। नमस्कार नमस्कार सुधीर गुप्ता नमस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12वां, जल्दी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होना चाहिए। थोड़ा भाई सेशन को पहले दबा के एक बार शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया। अभी भी हम लोग 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किए हैं। ये अगर पिछली क्लास होती तो एक जोरदार झटका देते समय ही हम लोग 100 का आंकड़ा क्रॉस हो जाता है ना। तो भाई अभी तक जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया, पहले दबा के एक बार शेयर कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये अभी ट्रेंड का क्वेश्चन है। बिल्कुल जवाब आना शुरू हो चुका है। कुछ लोग केरल दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी आंसर दे रहे हैं। कुंती वर्मा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर है इसका केरल। ध्यान रखिएगा। तो जो आपका कह सकते हो कि याला जो पार्क बनाया जा रहा है चिकित्सा उपकरण पार्क, उसका उद्घाटन रखना, उसका शिलान्यास केरल में किया गया है। केरल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बताने को है। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। यहां पर आपको एक और बात याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि शांत वैली बताइए किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा केरल। ठीक है। अन्नामुडई, अन्नामुडई सर केरल में, अन्नामुडई, अन्नामुडई। उसके साथ साथ आपको याद रखना है सबसे शिक्षित आपका राज्य केरल है, इस बात को याद रखिएगा, केरल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां, ये लीजिए जल्दी से पढ़ो, बताओ क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, फिर से मैं आपको बता दूं, लास्ट में देखिएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे 100 क्वेश्चन की डेली पीडीएफ मिलेगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। और सुन लो भाई, ये क्लास जो ना 30 क्लास जिन्होंने रेगुलर कर ली, तो 100 गुणे 30 कर लो तो 3000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। 3000 क्वेश्चन भाई साहब बहुत बड़ा आंकड़ा है। तुंगभद्रा के घाट पे बताइए कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता है ये जो तुंगभद्रा की नदी के तट पर जो साम्राज्य विकसित हुआ है उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, ये विजयनगर साम्राज्य है ना। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुनो। इसकी स्थापना 1336 में हुई थी और किन दो भाइयों ने की थी? आपका आंसर होगा हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में थी। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के पास स्थित है? आपका आंसर होगा तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की 60 नदियां है, कृष्णा नदी थी। लेकिन विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा पूछा जाए कि भैया प्रतापी राजा बता दो विजयनगर साम्राज्य का, तो कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय रखना सबसे प्रतापी राजा था। और पता है क्यों प्रतापी राजा था? क्योंकि इसके दरबार में एक विद्वान रहा करता था, उसका नाम है तेनालीराम। बड़ा ही चतुर, बड़ा ही चपल, तेनालीराम। सुना होगा, अरे कहानियां भी आती भाई तेनालीराम की है। अच्छा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना बताइए किसने की थी? अरे सर इसकी स्थापना की थी हसन गंगू। बिल्कुल, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। अगर किसी को पता है हसन गंगू का दूसरा नाम तो मुझे बताओ जल्दी से। अगर पता है हसन गंगू का दूसरा नाम तो मुझे बताइए कि हसन गंगू का दूसरा नाम क्या होना चाहिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी से। अरे भैया 100 हुआ कि नहीं हुआ यार? मालिक क्या कर रहे हो आप लोग? है दबा के पहले एक बार शेयर कीजिए और बताइए आटला 100 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे यार अभी भी 93 94 है। पहले एक बार दबा के शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं की, फटाक से। और बताइए क्वेश्चन नंबर 14, शिकागो शहर। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विवेकानंद जी का क्वेश्चन है, बताता हूं, सुनो बड़े ध्यान से। सबसे पहले बात को सुनना बड़े ध्यान से, नाम बड़ा ही अच्छा है, उनका नाम है विवेकानंद। विवेकानंद जी का अगर कोई पूछे कि भैया 2-4 बातें जरा बता दो विवेकानंद जी के बारे में, पहले जन्म सुनो। इनका जन्म ध्यान रखना 1863 में हुआ था और 12 जनवरी भी याद कर लो। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863, 1863 में जन्म हुआ। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है भैया। और कहां पर हुआ था? तो आपका जवाब होगा कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में। इसके बाद इनकी शिकागो की धर्म सम्मेलन बहुत पूछी जाती है। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुई थी? शिकागो धर्म सम्मेलन सर 1893, याद रखना।
63 में 30 जोड़ दो। और इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की थी, उस मिशन का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत की थी। पता है ऐसा क्यों किया था? क्योंकि विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, है ना। और ये शुरुआत दा रखना 1897 में की थी। और इस शुरुआत को करने के लिए उन्होंने एक केंद्र भी बनाया था, और उस केंद्र का नाम था दा रखना वेलूर मठ। वेलूर जो मठ है वो एक्चुअली में कोलकाता के हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता में हुगली नदी के तट पर वेलूर मठ है। 1897 में स्थापना हुई थी वेलूर मठ की। विवेकानंद जी के बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त विवेकानंद जी के बचपन का नाम है, इस बात को ध्यान रखना है। तो धम्म सम्मेलन जिससे वो बड़े फेमस हो गए थे, तो 1800 कहां दिया? 1893, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, क्लियर है? ओके, वेरी गुड, सब कुछ समझ आ रहा है ना? ओके, बिल्कुल। 12 जनवरी युवा दिवस, एकदम सही बता रहा है बच्चा। ये लीजिए, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या होना चाहिए आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो और फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मेरे पास लैपटॉप की कमी है इसलिए, अरे यार अभी भी 98 का आंकड़ा है। एक बार जल्दी से पहले दबा के शेयर कर दो, जिन्होंने दबा के शेयर कीजिए ताकि 100 तुरंत क्रॉस हो जाए। फटाफट जल्दी से पढ़िए। सर सीवी रमन को उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आहा, बताता हूं मैं। पहले ट्रांसमिट किरणों की खोज करो। ट्रांसमिट किरणों की खोज की थी विक्टर हेस ने, मैं सारी बताता हूं। रमन इफेक्ट की खोज की थी आपका सर सीवी रमन ने, सीवी रमन ने, है ना। और सुनो, एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्जटन ने। रॉन्जटन ने ध्यान रखना, एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्जटन। बहुत पूछा जाता है। बताइए तीनों कौन है? अरे ये तीनों भौतिकी के वैज्ञानिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है 1901 में भौतिकी का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रॉन्जटन को मिला था एक्स किरणों के लिए। फिर रमन प्रभाव के लिए 1930 में ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको अवार्ड मिला था, साइंटिस्ट सर सीवी रमन, भारत की तरफ से। और विक्टर हेस को रखना 1936 में ट्रांसमिट किरणों को ब्रह्मांड किरणें भी कहते हैं, इसके लिए मिला था। तीनों भौतिकी के साइंटिस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो सर सीवी रमन, सर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 1930 में नोबेल अवार्ड मिला था इनको भौतिकी के लिए। बोलो, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होना चाहिए आपके सामने स्क्रीन पर। जवाब दीजिए फटाक से। क्या बात है, ओके। आजकल जो आंकड़ा है, ओहो 100 पूरा हो गया। सब लोग एक बार दबा के ताली बजा दो और बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाक से। और जिन बच्चों को अभी तक पता नहीं है, देखो यार मैं फिर से बता दूं, आपको पता है ना ये 8/10 बच्चे हैं, 10% है। मुझे पूरा परिवार चाहिए और वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खींच के लाओ, नहीं, उनको बस पता चल जाए कि सर कहां है, उसके अलावा कोई काम नहीं आपका। लोकपाल बताइए इसका विचार कहां से लिया गया है? बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे विचार सुन लो। जैसे कि पूछा जाए यूके से बताओ क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, सर ये यूके से लिया गया है। अमेरिका से तो बहुत सारी चीजें उठा ली इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट उठा लिया, फंडामेंटल राइट्स उठा लिया, फ्रांस से सर जीएसटी उठा ली, और लोकपाल देखना स्वीडन से उठा लिया। तो कहां से हमने क्या क्या चुराया है, कहां से क्या क्या उठाया है, यह बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, लोकपाल स्वीडन से उठाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये लीजिए। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया मालिक। और आप लोगों में से बता दूं, जितने भी बच्चे ग्रुप डी या फिर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स है। मैंने अगर नोबेल से क्वेश्चन लिया है तो दूसरा क्वेश्चन देखो फिजिक्स से, उससे पहले वाला क्वेश्चन पॉलिटी से था। भाई तो मजा आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस जो है सबसे बेस्ट देखने को मिलेगी, देख लीजिए कैसे। और भाई जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, थोड़ा सेशन को लाइक वाइक भी करते चलिए, ठीक है। हाँ, सुधीर गुप्ता मैंने पाठशाला को बिल्कुल छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्नेल का नियम बताओ। आपको पहले पता है कि नहीं पता स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। सर यही तुम्हारा स्नेल का नियम है, बिल्कुल सही। आजा, कहां चला गया? साइन आई, अरे भाई साइन आई बटे साइन आर। आपको पता है ये नियम अपवर्तन के लिए लगता है। अपवर्तन के लिए लगता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अवलंब से या तो दूर हटती है या तो पास आती है। आई और आर ये आपके कह सकते हो कि एंगल होते हैं, इंसिडेंट एंगल और अपवर्तन एंगल। अपवर्तन एंगल
तो ये म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये अपवर्तन के नियम के लिए है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे इसको परावर्तन, हाँ वेरी गुड, अपवर्तन, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8वां। ओहो पढ़िए जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए फटाक से। और सुन लीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से फटाक से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां मैंने कल 100 क्वेश्चन की पीडीएफ बना ली और डेली मैं रात के 10 बजे आपको 100 क्वेश्चन की पीडीएफ डालता हूं। 50 क्वेश्चन तो मैं आपको क्लास में सॉल्व कराता हूं और 50 क्वेश्चन आपको घर में सॉल्व करने के लिए देता हूं। डेली 100 क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल की अगर बात करते हैं तो टेलीग्राम है योगी, उसके बाद स्पेस देके बता देना फिजिक्स और फिर स्पेस देके लिख देना कॉन्सेप्ट। मेरी फोटो लगी है, बहुत अच्छी फोटो, देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? गंजापन, कवट, एकदम से, अरे हैजा, अरे प्रोटोजुआ से थोड़ी ना होता हैजा। प्रोटोजुआ से पता कौन सी बीमारी होती है? प्रोटोजुआ से मलेरिया होता है। हैजा तो बैक्टीरिया से होता है सर, हैजा तो बैक्टीरिया से होता है, क्लियर है ना? तो सर हैजा बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजुआ से नहीं होता। प्रोटोजुआ से मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सर गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19वां, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके सामने स्क्रीन पढ़िए। क्या बात है, यहां पर मैं अकेले ही सारा काम करता हूं। अगर मुझे पानी भी लेने जाना है तो मुझे अकेले ही जाना है ना? और उसके साथ साथ अगर मुझे कोई क्लास भी लगानी है तो भी मुझे अकेले लगानी है। कोई बात नहीं, आप सब लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है, मतलब मैं इतना कष्ट झेल सकता हूं, है ना? मजा आता है क्योंकि मुझे क्लास पढ़ाने में, है ना? बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मुझे पूरा वो परिवार चाहिए जो मेरे पास पहले था। इस परिवार को मुझे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ाना है। 100 का अगर 200 हुआ है तो 200 का 300 नहीं, 200 का 500 होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। चक्रवृद्धि ब्याज समझते हो गए? बताओ प्रतिशीतन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत सारे उन्होंने नाइट्रोजन बोल रहे हैं, अरे नहीं भैया, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हाँ, फ्रीऑन के साथ अगर एक और गैस लिखी होती अमोनिया तो मैं इसको भी टिक करता। पता है क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा मैं अंतर बताता हूं। देखो फ्रीऑन का यूज आपकी फ्रिज में होता है, आपकी एसी में होता है, आपके वाटर कूलर में होता है। इस सब जगह फ्रीऑन का यूज होता है। वाटर कूलर पानी को ठंडा करता है, लेकिन एक जगह और आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज, जहां पर सब्जियां ठंडी रखी जाती है। तो कोल्ड स्टोरेज में जो प्रतिशीतन यूज करते हैं उसका नाम होता है अमोनिया। आप कभी कोल्ड स्टोरेज में जाइए, जहां पर मटर, पनीर में डालने वाली मटर देखो जम जाती है, जाइए एक अजीब सी बदबू आती है, वो बदबू एक्चुअली में अमोनिया की होती है। तो अमोनिया नहीं है तो मैं आंसर क्या लगा दूंगा? फ्रीऑन। फ्रीऑन को एक और नाम से भी जाना जाता है, मैं कई बार बता चुका हूं, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो नाइट्रोजन भाई थोड़ा समझ जाओ, नाइट्रोजन नहीं आंसर है ना? ऑप्शन नंबर सी है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ये लीजिए, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फटाक से जल्दी से पढ़िए, ये लीजिए। ये वाला क्वेश्चन भाई किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और जाते जाते भाई सब लोग पहले एक बार सेशन को लाइक वाइक करते रहिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट जल्दी से लाइक करते रहिए, और जिन्होंने भाई अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया पहले दबा के एक बार शेयर कीजिए। ये आंकड़ा 200 की ओर बढ़ेगा। त्वचा के बताइए अध्ययन को क्या बोला जाता है? एक नाम सुना है, डर्मीटूल पाउडर आया करता था, डर्मीटूल, याद नहीं याद? तो डर्मी का मतलब त्वचा से होता है, इसका मतलब त्वचा का अध्ययन हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी होता है भैया स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन। कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हार्ट है। एंड्रोलॉजी होता है पुरुष की प्रजनन क्षमता, पुरुष की प्रजनन क्षमता का अध्ययन करना ही एंड्रोलॉजी है, याद रखिए पुरुष की। सर एंजियोलॉजी क्या है? सर एंजियोलॉजी है ब्लड वेसल की स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको पता है ब्लड वेसल्स दो तरह की, या तो धमनी होगी या तो नसें होंगी, दो में से एक होगा। तो सर त्वचा का अध्ययन डर्मीटूल से याद कर दो, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फटाक से जल्दी से पढ़िए, बताओ जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फटाक से जल्दी से पढ़िए और सुन लीजिए। हाँ भाई क्या बोल रहा है सर? मेरा भी नाम ले लो सर,
रामचंद्र सैनी, मैंने आपका नाम ले लिया। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? देखो न्यूट्रॉन को तो मारो गोली, ये होता ही नहीं है। अल्फा बीटा गामा, इन सभी में से जो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होती है सर गामा रेज की होती है, इस बात को ध्यान रखना। और गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। मैं थोड़ा अल्फा के बारे में बता दूं सर, अल्फा को बोला जाता है 2He4, बीटा को बोला जाता है रखना -1 बीटा 0 है, और गामा को बोला जाता है 0N0। पता है जब भी कभी किसी भी पदार्थ से, मान लीजिए मैं एक्स कोई पदार्थ ले लेता हूं, परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार 235 है, इससे 8 अल्फा टर्न निकलता है, सिर्फ 8 अल्फा टर्न। ठीक है, तो जब भी कभी 8 अल्फा टर्न निकलेगा, इस बात को याद रखिएगा, जब भी कभी 8 अल्फा टर्न निकलेगा, सिंगल अल्फा टर्न, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी, परमाणु भार में 4 की कमी, याद रखना। और एक बीटा टर्न निकालेगा तो परमाणु भार वैसा रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो माइनस है, मतलब 8 बढ़ जाएगा। यहां माइनस है ना, उल्टी डायरेक्शन में। बाकी आंसर तो आपका गामा किरणें है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये लीजिए। ये तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाक से। थोड़ा नया हूं, बोर्ड में जो हाथ चल रहा है वह धीमे चल रहा है, इसलिए धीमे चल रहा है क्योंकि अभी जो है तेजी नहीं आई है। लेकिन देखिए जैसे जैसे तेजी आ जाएगी भाई, बोर्ड में हाथ जो ना बहुत स्पीड में चलेगा, देख लीजिए राजा। ठीक है, थोड़ा भाई एक बार जोरदार झटका दे दो जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, पहले जल्दी से दबा के शेयर कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्लास खत्म होते होते मुझे 150 प्लस स्टूडेंट चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को बताइए क्या बोला जाता है सर? अजीब वो गरीब ऑप्शन है। न्यूक्लियस सर, नाभिक आपको पता है, जैसे आपकी बॉडी में दिमाग आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे कोशिका में न्यूक्लियस करता है, इसलिए न्यूक्लियस को सीपीयू भी कहा जाता है, सेल का, कोशिका का सीपीयू। आत्महत्या की थैली सर, ये लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, और राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री ध्यान रखना सर, ये राइबोसोम है, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद अगर कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, हाँ सर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भैया श्वसन, और श्वसन के दौरान बनती है ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में। और वो ऊर्जा किस फॉर्म की होती है सर? एटीपी के फॉर्म की होती है। कितनी एटीपी एनर्जी बनती है सर? 38 एटीपी एनर्जी बनती है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये लीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट जल्दी से पढ़िए, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर पूरा दिखाई दे रहा है? ओके, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से पढ़िए, बताओ। एक बार मैं आपके कमेंट भी रीड कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास तो भाई लैपटॉप नहीं है, थोड़ा गरीबी आ रही है। पहले लैपटॉप था, अभी फिलहाल नहीं है। चलिए ओके, 1 घंटे क्लास खत्म हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा, परेशान मत होइए, है ना, थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे। ओके यार 23 मिनट हो जाए, चलो अगला स्पीड। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि 1000 बच्चों में अगले 1 साल तक जो भी बच्चा मरेगा सर, उसकी शिशु मृत्यु दर है। और पहले दिन से लिया जाता है, दूसरे तीसरे चौथे दिन से नहीं। तो 1000 बच्चों में 5वें दिन से नहीं सर, गलत है, 1000 बच्चों में पहले दिन से। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर बी, लेटे कब तक? पहले दिन से कब तक? तो पहले दिन से ध्यान रखना 1 साल तक, पहले दिन से ध्यान रखना 1 साल तक होता है यह अनुपात। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 24 नंबर, पढ़िए जल्दी से। ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, क्या करूं, मुझे बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, अन्यथा ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर दोगे। पढ़िए जल्दी से, बताओ। तापमान वृद्धि के कारण वायु की तापीय चालकता, तापीय चालकता मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता। सर ऊष्मीय चालकता को के से प्रदर्शित करते हैं? मात्रक याद कर लो, ऊष्मीय चालकता गुणांक के का मात्रक होता है वाट प्रति मीटर केल्विन। ठीक है, वाट प्रति मीटर केल्विन। अब 2 बातें याद करो, अगर बात सॉलिड की या फिर लिक्विड की जाती है तो ध्यान रखना सॉलिड और लिक्विड में जब भी कभी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थर्मल कंडक्टिविटी घटती है। टेम्परेचर को बढ़ाने से थर्मल कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन किसमें? सॉलिड और लिक्विड में। लेकिन अगर तुमसे बात पूछी जाती है गैस की या फिर रखना अर्धचालक की, तो गैस और अर्धचालक में नोट डाउन कर लो कि टेम्परेचर जब भी कभी बढ़ाते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी सर बढ़ती है। ये 2 प्रश्न आप ये पहले नोट कर लो ऐसे। तो किसमें पूछा जा रहा सर? वायु, और वायु भैया एक है गैस
और गैस में टेम्परेचर बढ़ाने से T बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आहा क्या बात है यार, बहुत सारे लोगों का सही था, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपको चीजें क्लियर है तो भाई आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये लीजिए पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या होना चाहिए, फटाफट से जल्दी से पढ़िए और बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। और थोड़ा भाई सेशन को दबा के पहले शेयर करो, 150 का आंकड़ा एकदम क्रॉस होना चाहिए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वर्णांतरा बहुत कम होती है, एकदम बात सही है। पता क्यों? मैं आपको पूछूं कि बताओ कलर जो ब्लाइंडनेस है वो पुरुष में ज्यादा होती है कि महिलाओं में, तो आपका आंसर होगा पुरुष में। लेकिन महिलाएं क्या काम करती है? महिलाएं एक प्रकार से कैरियर्स होती है। आपके पापा का कलर ब्लाइंडनेस आप तक कहां से आया? मम्मी से आया ना, तो मम्मी तो होता नहीं है, ध्यान रखना। वो वही बात है जैसे कि मच्छर क्या करते हैं कि मच्छर जो है आपके प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को या फिर वायरस को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन मलेरिया कभी मच्छरों को थोड़ी ना होता है, मक्खियों को थोड़ी ना होता है। ये वही चीज है। तो ध्यान रखना जो महिलाओं में आपका कलर ब्लाइंडनेस होती है वो बहुत कम होती है पुरुषों की तुलना में। सर ये बात सही है एकदम, ये बात एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट क्या लिखा हुआ है। अगला पार्ट लिखा है विटामिन डी की कमी से कैल्शियम के अवशोषण में कमी होती है, एकदम सही है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो कैल्शियम के अवशोषण में सर कमी हो जाएगी। दोनों पार्ट एकदम सही है। तो उन्होंने सही पूछा था, ये भी एक बार देख लिया करो, सही पूछा गलत? सर सही पूछा था, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पढ़िए जल्दी से। चचनामा, जल्दी बताइए चचनामा का इतिहास कौन बताता है? चचनामा का इतिहास कौन बताता है? आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जल्दी से बताओ चचनामा। आपको पता है भारत में मुगलों का आक्रमण कब हुआ? मुगलों का छोड़िए, मुगलों का बात नहीं, अरबों का आक्रमण। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ भारत में अरबों का आक्रमण कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 712 ईस्वी में है। 712 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम याद कर लो, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया था? सर सिंध में किया था। और सिंध में उस समय जो कब्जा था वो राजा दाहिर का था, राजा दाहिर। और अरबों में, अरब से कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो अरब से आया था सिंध पर आक्रमण किया था 712 में दाहिर पे। और मोहम्मद बिन कासिम जीत भी जाता है, दाहिर हार जाता है। लेकिन इस पुस्तक का या इस युद्ध का वर्णन किसमें? सर चचनामा में है, पहले याद कर लो। तो सर चचनामा बताइए किसके इतिहास के बारे में बताता है? सर सिंध के इतिहास के बारे में बताता है, याद रखिएगा चचनामा सर सिंध के इतिहास के बारे में बताता है। इसलिए राइटर भी कई बार पूछे जाते हैं। अली अहमद करके याद रखना है आपको, अली अहमद ये चचनामा के राइटर हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पढ़िए जल्दी से। ये लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो। अगर आपको याद हो तो एक सोमा मंडल का नाम याद करो। मैंने बताया था सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल, और आपने देखा था एनटीपीसी में कितनी बार क्वेश्चन आया था। उसी तरीके से ध्यान रखना, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है वर्तिका शुक्ला। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले ढेरों एग्जाम में पूछा जाएगा, याद कर लो। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष वर्तिका शुक्ला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा सब गलत हो गया। अच्छा थोड़ा मुझे बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे आज पहली बार क्लास में देख रहे हैं? मतलब जो नए बच्चे हैं, अगर नए बच्चे मुझे आज पहली बार क्लास में देख रहे हैं तो थोड़ा कमेंट करके मुझे बताते भी रहिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पहली बार क्लास में देख रहे हैं। नमस्कार नमस्कार भाई, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और थोड़ा भाई सेशन को दबा के पहले शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, फटाफट जल्दी से एक बार दबा के शेयर कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाक से पढ़िए। नेयार बांध बताइए किस राज्य की नेयार नदी पर है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो नेयार बांध है ये केरल राज्य की नेयार नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? केरल, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं है ना, तो बहुत सारी चीजों को आप लोगों को कई बार इतनी ज्यादा बता चुकी है तो उसमें इतना ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब क्या होना चाहिए, फटाक से बताइए। निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू रूस और अलास्का को अलग करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रूस से आप लोग आ जाइएगा एशिया में और अलास्का से आ जाइएगा उत्तरी अमेरिका में। तो प्रश्न ये भी बन सकता है एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जल डमरू अलग करता है? तो आपका आंसर होगा बेरिन जल डमरू या बेरिन जल संधि। बेरिन जल संधि ध्यान रखना, रूस को अलास्का से या फिर एशिया को किससे अलग करता है सर?
उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। बाकी 5 जल डमरू आपको पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच है। कोट जल डमरू सर ये न्यूजीलैंड के पास में है ना, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ये बोस्पोरस ये टर्की के पास में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जवाब दीजिए जल्दी से फटाक से, ये लीजिए पढ़ो जल्दी से और बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होना चाहिए। दबा के एक बार शेयर कर दो। सर आई एम न्यू स्टूडेंट A2 स्टाइलिश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई जितने भी बच्चे हैं आज मेरा एक काम कर देना, छोटा सा काम बस ये करना है कि अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो आज 100 के 100 बच्चों को कमेंट करके मुझे बताना है कि ये क्लास ऑलीबोर्ड चैनल, न्यू ऑलीबोर्ड चैनल पे जब चल रही है तो आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ दिल से वही फीलिंग आ रही नहीं आ रही है, ये कमेंट करके जरूर बताना। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दबा के पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पढ़िए, हाल ही में किसकी पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, ठीक है। ये आंसर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म तो 14 अप्रैल की डेट को होता है, लेकिन इनकी जो पुण्यतिथि है वो 6 दिसंबर को होती है। 6 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण दिवस। और 14 अप्रैल जो इनका जन्म दिवस है इनको मनाया जाता है ज्ञान दिवस के नाम से, है? तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जरूर आप लोग एक बार पढ़िए, काफी अच्छे थे, मतलब ऐसे इंसान थे जिनके बारे में आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी तो आप याद कर लो, 25 दिसंबर क्रिसमस डे, ग्वालियर के रहने वाले थे अटल बिहारी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जवाब दीजिए जल्दी से पढ़िए, बताइए जाह्नवी नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा से संबंधित है, बताओ जल्दी से फटाफट पढ़ो जल्दी बताइए, जाह्नवी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की मुख्य धारा से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए जाह्नवी नदी बताइए किस दोस्त की, किस मुख्य धारा से। तो जाह्नवी नदी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। आपको बता दें ये जो नदी है सर ये भागीरथी नदी की मुख्य धारा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जाह्नवी नदी की मुख्य धारा सर भागीरथी उत्तराखंड में बहती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ये लीजिए जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट जल्दी से पढ़ो, बताओ क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बड़े क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, आपको पता है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगर कोई पूछे कि बताओ सर इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 25 जनवरी 1950 में। भारत के पहले चुनाव आयुक्त का नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, हैं। किस अनुच्छेद में आता है चुनाव आयुक्त, आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। और इस समय कितने चुनाव आयुक्त थे, आपको पहला नाम याद करना है सुशील चंद्र, दूसरा नाम याद करना है इन्हीं के रिश्तेदार अनूप चंद्र पांडे, सुशील चंद्र, अनूप चंद्र पांडे, और तीसरा नाम याद करना है राजीव कुमार, ये तीन है। तो तीन ही चुनाव आयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बोलो भाई बात सब लोग क्लियर है ना, ठीक है। एक और नाम याद कर लो, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन सी बनी थी, तो वीएस रमा देवी। वीएस ये क्वेश्चन आ चुका है, रमा देवी ये भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनी है, मतलब पहले बन चुकी हैं 1999 के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा भाई सेशन को दबा के शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाक से। हम लोग 200 के आंकड़े तक टारगेट बनाएंगे भाई, तो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया पहले जल्दी से एक बार लाइक भी कर दीजिए फटाक से, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर प्लीज रिप्लाई, मैं पहले माई पाठशाला पे पढ़ता था, इस चैनल पर क्यों। मस्ती अड्डा जी, आप माई पाठशाला पे क्लास नहीं चलेगी, मेरी सारी की सारी क्लासें ऑली बोर्ड पे ही चलेगी दोस्त, है ना। अच्छा एक चीज और है, बच्चे लोग, आप सब लोगों में से बहुत सारे बच्चे जिनको पता है, तो वो लोग सब लोग दूसरे बच्चों के कमेंट का रिप्लाई कर दिया करिए, है ना। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि मेरे पास अब लैपटॉप नहीं है कि मैं सबका कमेंट रीड कर सकूं, मुझे मोबाइल देखना पड़ता है। तो आप सब लोग रिप्लाई कर दो, कोई टेलीग्राम पूछ रहा है, कोई पीडीएफ पूछ रहा है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसको रिप्लाई देना, है ना, कर दिया करिए। बताइए बट लिहार बांध किस नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये बांध बना है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में ये बांध बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, बट लिहार बांध, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होना चाहिए। न्यूमेरिकल है, थोड़ा फास्ट लगाएंगे, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर।
10 किलोग्राम की एक वस्तु जो कि विराम अवस्था, सर विराम अवस्था का मतलब होता है प्रारंभिक वेलोसिटी 0, दैट्स इट। 50 न्यूटन का बल लगा है, 2 सेकंड के लिए लगता है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त वेग बताओ कितना होना चाहिए। तो पहले एक बात मुझे बताओ, यहां पर 50 न्यूटन लिखा हुआ है, यहां पर 10 किलोग्राम लिखा हुआ है, बल भी पता है, द्रव्यमान भी पता है, तो त्वरण निकालो। त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान, होता है ना, बल बटे द्रव्यमान। तो बल है तुम्हारा 50, द्रव्यमान है तुम्हारा 10, 50 बटे 10 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब त्वरण आ रही है ना। अब तुम्हें बताओ गति का पहला समीकरण लगाना है, v बराबर u प्लस ए टी। प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्थिर अवस्था बोली रही थी, देख लीजिए, और ए का मान आपने अभी अभी निकाला 5, और समय का जो मान है वो सवाल में पहले से दे दिया 2 सेकेंड। तो 5 दूनी 10 होता है, पूरी दुनिया को पता है, आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बोलो मजा आ रही है नहीं आ रही, एक बार जल्दी से इशारा करके बताइए, मजा आ रही नहीं आ रही। मजा आते रहना चाहिए, सबसे जरूरी है, पढ़ाई हो चाहे लड़ाई हो, मजा आना चाहिए। पढ़िए जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए जल्दी से फटाक से। यस वेरी गुड, 10 मीटर पर सेकेंड एकदम सही आंसर है। और थोड़ा भाई सेशन को दबा के पहले शेयर करो, मैंने सोचा था जाते जाते हम लोग 150 का आंकड़ा तो छू ही लेंगे, लेकिन 100 में अटक गए। कोई बात नहीं, आप सब लोग एक बार पहले जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, पहले जल्दी से एक बार दबा के पहले लाइक कर दो और पढ़िए इस क्वेश्चन का आंसर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर पेनिसिलिन जो कि पहला एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक पहला कौन सा है? पेनिसिलिन है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सर एडवर्ड जेनर ने दाखना चेचट टीके की खोज की थी, कई बार क्वेश्चन आता है चेचट टीके। जॉन सॉल्ट सर पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जॉन्स। जेम्स चैडविक, अरे ये तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। चलो तो आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जवाब दीजिए, ये लीजिए। एक क्वेश्चन हमने पाकिस्तान का भी उठाया है, एक क्वेश्चन हमने पाकिस्तान का भी उठाया है, और जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होना चाहिए फटाक से, ठीक है। राहुल सर का रीजनिंग क्लास कब होता है? रात 9 बजे। राहुल सर की क्लास रात 9 बजे होती है, बहुत दबातेदार तरीके से, और बहुत जल्दी मैं मैथ रीजनिंग अपनी क्लास तो मान लीजिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, है तो मैं आपका शेड्यूल अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 1-2 दिन मुझे माहौल को ड्रम कर लेने दीजिए, क्योंकि बिना माहौल ड्रम हुए पढ़ाई नहीं होती। मतलब माहौल एकदम ड्रम होना चाहिए, तो मुझे 2-4 दिन बस माहौल ड्रम कर लो, थोड़े माहौल बना लेने दीजिए। जैसे 2-4 दिन बीतेगा आप ये क्लास देखिएगा, एकदम धुआं तरीके से उड़ेगी। किसे पाकिस्तान बोर्ड पीसीबी का नया अध्यक्ष चुना गया? पाकिस्तान बोर्ड का मुख्यालय पूछा जाए कि बताइए पाकिस्तान के किस शहर में है, तो आपका आंसर होगा लाहौर, लाहौर। और इसका जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो रमीज राजा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, रमीज राजा, याद कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है, ये लीजिए 37 नंबर, पढ़िए जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए, और गलत मत करना क्वेश्चन नंबर 37 को, ठीक है। बहुत जल्दी हो रहा ग्रुप डी का एग्जाम भी, थोड़ा सा बस सबर रखिए। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़ो और बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब क्या होना चाहिए। ओके चलिए पढ़िए। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ठीक है, तो जिन्होंने मेजर ध्यानचंद्र ऑप्शन दिया है उनका ये आंसर गलत है, ठीक है। अच्छा मेजर ध्यानचंद्र के बारे में सुन लो, हॉकी में 1928, 1932 और 1936 3 लगातार गोल्ड लाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र, हॉकी के जादूगर। ये आंसर नहीं सही है अभी। इनका जन्म कब होता है? सर 29 अगस्त को होता है, खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र है। लेकिन भैया उस समय तो पद्मश्री आया नहीं था, तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है, ध्यान रखना, मेजर नहीं, बलवीर सिंह, बलवीर सिंह, यह ध्यान रखना, ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ए मत मान लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग देखे कि सर ए बताया था। ए तो मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया कि आपका मेजर ध्यानचंद्र जी के बारे में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। हाँ बलवीर सिंह इसका सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, बताइए सूरदास किसके शिष्य? अरे कृष्ण भक्ति के सबसे बेहतरीन कवि सूरदास। अगर पूछा जाए कि बताइए इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था, सर क्या नाम था? वल्लभाचार्य। तो सूर्यदास के अगर गुरु का नाम पूछा जा रहा है तो आपका जवाब होगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। गुरु का नाम जरूर याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है, कई बार पूछ लेता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से, कायदे में देखिएगा क्या बात इसके बारे में बतानी है मुझे। पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सहसंयोजक जोड़ित का गुण नहीं है? ठीक है, सिर्फ दो चीजें होती है, एक होता है सहसंयोजक और ध्यान रखना दूसरा होता है तुम्हारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये दो बातें हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो निम्न गलनांक होना है, उच्च विद्युत और उच्च और विद्युत का दुर्बल चालन, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालन, ये और जल में अविलय और कार्बनिक में विलय, ये तीन जो है ना, ये दाखना ये सहसंयोजक की प्रॉपर्टी होती है। जबकि उच्च गलनांक और उच्च क्रोथनांक सर ये सहसंयोजक की नहीं, ये आयनिक की होती है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है ना, बॉन्ड थोड़ा मजबूत होता है, जिसकी वजह से गलनांक और क्रोथनांक उच्च हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है उच्च गलनांक और उच्च क्रोथनांक सर आयनिक की है, सहसंयोजक की नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक तरफ लिखना आप लोग सहसंयोजक और एक तरफ लिखना आयनिक। तो सहसंयोजक में पहला वाला नोट करना, तीसरा वाला नोट करना और चौथा वाला नोट करना। लेकिन सहसंयोजक में जब ये दूसरा वाला नोट करना तो उच्च की जगह कर लेना निम्न गलनांक और निम्न क्रोथनांक। बाकी जब आयनिक के नीचे लिखना तो ये उसी तरह से लिख लेना, लेकिन निम्न की जगह उच्च कर लेना, आयनिक में यहां पर उच्च। ठीक है, और उसके साथ साथ दुर्बल की जगह प्रबल लिख लेना, है ना, और इसको भी उल्टा कर लेना। अगर आप बात समझ पा रहे हो, थोड़े से होशियार हो, तो आयनिक और सहसंयोजक में अंतर जरूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये भी चेंज हो चुका है, इसलिए मुझे इनके भी आंसर लाने पड़े। ठीक है, जल्दी से पढ़िए और बताइए। बिल्कुल, रात के 8 बज चुके हैं, देखने वालों की संख्या घट के 98 पहुंच चुकी है, क्योंकि 8 बज चुके। थोड़ा भाई सेशन को एक बार शेयर करो, 100 से ऊपर ही रहना चाहिए हर बार। और पढ़िए जल्दी से, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया? अच्छा, बात अगर वायुसेना की आई है तो दारखना वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। और भारत देश का नया जो वायुसेना अध्यक्ष बनाया गया है वो VR चौधरी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। और वायुसेना दिवस भी कोई पूछे कब मनाया जाता है, आपका आंसर होगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जवाब दीजिए। आधुनिक एंटीसेप्टिक के बताइए जनक किसे माना जाता है? वेरी गुड, बहुत सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे बोला जाता है? बताओ जल्दी से। सर एडवर्ड जेनर के बारे में मैंने बताया, सर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। विलियम हार्वे ने, आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी। और लुइस पास्चर ने रखना हाइड्रोफोबिया की खोज की थी। हाइड्रोफोबिया जिसे आप कहते हो पानी से डर। लेकिन आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की जनक पूछा जाए तो जोसेफ लिस्टर, ये ध्यान रखना। लिस्टर करके भी याद रखोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, जवाब दीजिए जल्दी से। ये लीजिए, पढ़िए जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ इंपॉर्टेंट भैया, गीता गोपीनाथ, ये जो महिला है ये इंपॉर्टेंट है, गीता गोपीनाथ, इस बात को याद रखिएगा। पढ़िए जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैं एक बार कमेंट कर लूं, सर चैनल बदल दिया क्या? हाँ दोस्त, चैनल मैंने चेंज कर दिया है। आपकी जो भी क्लासेस चलेगी वो आज से यहां पर चलेगी। ठीक है, पढ़िए। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया? देखो, जो मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे होता है उसको बोला जाता है डिप्टी। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना IMF ने ध्यान रखना गीता गोपीनाथ को पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिला के मामले में पहले नंबर पे IMF। ठीक है, अच्छा दूसरी बात सुनिए, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में 50 पावरफुल महिलाओं का एक सूची आई थी, जिसमें पहले नंबर पे थी महिला जो थी निर्मला सीतारमण, और उसमें गीता गोपीनाथ को भी स्थान मिला था। गीता गोपीनाथ का जो स्थान था वो ध्यान रखना 7वां स्थान था। तो भारत की मोस्ट पावरफुल वुमेन, जिसमें पहले नंबर पे थी निर्मला सीतारमण, दूसरे नंबर पे थी नीता अंबानी, ठीक है, और 7वें नंबर पे ध्यान रखना गीता गोपीनाथ है। IMF से संबंधित है, याद रखिए। अच्छा, IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? सर वाशिंगटन DC में है, इस बात को याद रखिएगा। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। और उसके साथ साथ आपको अगर यूनेस्को की बात कर लेते हैं, सर इसकी स्थापना 1945 में हुई है, मुख्यालय पेरिस में, मैंने बताया। और ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, ब्रिक्स में देश कौन कौन से? देखो, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्त ध्यान रखना, इसका मुख्यालय सर संघाई में है। बोलो, तो ये सब याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, पढ़िए जल्दी से, ये लीजिए पढ़िए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, जवाब दीजिए जल्दी से और बताओ क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होना चाहिए। और थोड़ा भाई सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। हाँ थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि आज मुझे टाइम का कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम लोग 10 मिनट के अंदर पूरी क्लास खत्म कर लेंगे, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, है ना। क्योंकि मेरा मानना यह है कि पढ़ाई एकदम सही तरीके से होनी चाहिए, थोड़ा बोला ऊपर नीचे चलता है। 10 मीटर पर सेकेंड से 200 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक पे खड़ी एक कार से टकराता है, ठीक है सर। सबसे पहले देखो इन्होंने लिखा है खड़ी कार। खड़ी कार का मतलब ये होगा कि कार की जो वेलोसिटी होनी चाहिए सर वो जीरो होगी, जीरो, ठीक है। तो बोला जा रहा है टकराव के बाद दोनों 8 मीटर पर सेकेंड से गति करते हैं, तो कार का द्रव्यमान बताओ। तो मान लीजिए कार का द्रव्यमान m है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखना शुरुआत का मोमेंटम बराबर बाद का मोमेंटम किया जाता है। तो शुरुआत में ट्रक था 200 किलोग्राम का, वेलोसिटी 10, तो 200 गुणे 10 कर लो। कार का द्रव्यमान m था लेकिन कार खड़ी थी इसलिए कार की वेलोसिटी 0, तो ट्रक का मोमेंटम प्लस कार का मोमेंटम बराबर। अब ट्रक और कार टकरा जाए यानी द्रव्यमान जुड़ जाएंगे, तो द्रव्यमान हो जाएंगे 200 प्लस m, है ना, हो जाएगा। और ट्रक जब जुड़ जाता है उसके साथ तो कितनी वेलोसिटी के साथ चलता है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर टकराने के बाद का मोमेंटम, बस सॉल्व कर लो। देखो भैया m इंटू जीरो का कोई मतलब नहीं, m इंटू जीरो का कोई मतलब नहीं, ये तुम्हारा हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 200 प्लस m और यहां पर ये हो जाएगा 8 है। अब ये बताओ 8 से अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो ये बड़े आराम से कैंसिल हो जाएगा, ये बड़े आराम से कैंसिल हो जाएगा सर। ये 8 से कैंसिल होने पर 250 आएगा और चीज यहां 200 लिखी है, तो 200 को 250 बनाने के लिए द्रव्यमान को 50 होना पड़ेगा। देख लो जब द्रव्यमान 50 होगा तो 200 प्लस 250, 50 तो आंसर ही नहीं है। कार का द्रव्यमान 50 कैसे आया? ये 200 250 सही है, 8 दूनी 16, ये 2000, 8 दूनी 16, 200 किलोग्राम, 50 किलोग्राम कहां मिस्टेक हो रही यार। 200 प्लस m और ये 2000 हो गया, 8 दूनी 16, 4 40, 8 5 40, 250। हाँ यार 50 आंसर आ रहा है, आप लोग लगाओ जरा, देखो कहीं पर मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं। 250 कैसे आ रहा है? 200 किलोग्राम का ट्रक है तो कार का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? कार का द्रव्यमान तो 50 आ रहा है, ठीक है। और कैलकुलेशन भी एकदम सही है, आप लोग भी देखो जरा, कैलकुलेशन एकदम सही है। ये 200 प्लस m 8 सही है, तो आप लोग इसको 50 कर लो। किसी का आंसर आया नहीं आया जरा बताओ? आंसर 250 भी आया, 250 भी आया। चलिए देखिए कहां कैलकुलेशन मिस हो रही है। वैसे मेरे हिसाब से 200 गुणे 10 m इंटू वी 2000 ये हुआ, 8 मीटर पर सेकेंड से टकराया है, तो 50 किलोग्राम ही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 50 किलोग्राम ही आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन मिस होए, ऑप्शन में से आप आंसर तो सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताओ यार, एक दो लोग सवाल बताओ आंसर, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 50 आ रहा है। अब ऑप्शन में इन्होंने नहीं दिया है तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन आंसर 50 है, ठीक है। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आप उसको 50 कर लीजिएगा, इस बात बता रहे। बताइए निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? आपको पता है जो 7वीं अनुसूची है सर, 7वीं अनुसूची उसी में 3 आपकी सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब जो राज्य और संघ दोनों में हो, लेकिन कौन सा विषय समवर्ती में शामिल नहीं है? रक्षा, डिफेंस। ये जो डिफेंस है ना, ये अभी भी याद रखना, ये डिफेंस जो है वो आप क्या कह सकते हो, केंद्र सूची में शामिल है, समवर्ती सूची में नहीं। बोलिए इतनी बात सबको क्लियर है ना? तो सूची के मामले में आप लोगों को ये सारी की सारी बातें याद होनी चाहिए। बोलो बात सबको क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? जल्दी से बताइए। तो 7वीं अनुसूची में है ये सारी की सारी सूचियां, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि बताइए ये सारी सूची किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल लिख लेना, आर्टिकल 246। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते हैं, टाइम हो चुका है। डीएमके पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये जो डीएमके पार्टी है ये ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया की काफी बड़ी पार्टी है, मोस्टली कर्नाटक राज्य में, ठीक है। तो डीएमके पार्टी जो है साउथ इंडिया की बहुत बड़ी पार्टी है, और इसके जो संस्थापक है उनका नाम है एमजी रामचंद्र। एमजी रामचंद्र जो है वो डीएमके पार्टी के संस्थापक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर, ये लीजिए, ये लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 46 भी बढ़िया है, मुझे बताना पड़ेगा यार इसको यार, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे 46 को। तो आ जाए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होना चाहिए फटाक से। एक शुद्ध प्रतिरोध, देखो शुद्ध प्रतिरोध, मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जितने भी तुम्हारे शुद्ध प्रतिरोध होते हैं यानी प्योर आर, उनके लिए फाई तुम्हारा 0 होता है, ठीक है। जितने भी एल और सी वाले परपथ होते हैं, एल मतलब प्रेरकत्व, सी मतलब रजिस्टेंस कैपेसिटर, उनके लिए फाई तुम्हारा 90 होता है, ये याद कर लो। लेकिन इन्होंने पूछा है शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर क्या होता है, तो दोस्त ध्यान रखना पावर फैक्टर का मतलब होता है क्रॉस फाई, इस बात को याद रखना। अगर तुम्हारा फाई तुम्हारा 0 है तो क्रॉस फाई जब निकालोगे यहां से, क्रॉस फाई निकालोगे तो क्रॉस फाई कितना हो जाएगा 8। तो ध्यान रखना शुद्ध आर का क्रॉस फाई 8 होता है, क्योंकि फाई 0 है तो क्रॉस फाई 8 है ना। और एल और सी जब पूछा जाता तो फाई सर 90 है तो क्रॉस फाई 0 हो जाता। आप बात को समझो। और जब मिक्स हो जाता है, मिक्स मतलब जैसे कि एल सी सी आर, तो 0 और 8 के बीच में, ये याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा 8, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर देखिए, ये लीजिए जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होना चाहिए। पढ़ो जल्दी से बताओ। यस बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 40 से। आज भाई सब लोगों को कमेंट जरूर करना है, मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आज जो है आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, थोड़ी आपका सपोर्ट तो चाहिए नो डाउट है, तो आज कम से कम 100 लोगों का मुझे कमेंट चाहिए ये बताने के लिए कि क्लास कैसी थी। और बढ़िया सा थोड़ा कमेंट कीजिए यार, मेरे कंपनी में मालिक भी देख के खुश हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कर तो ऊपर की ओर देखो इतने वेलोसिटी से फेंका जाता है तो ऊपरी दिशा में जाने तथा उस समय की जाने वाले समय की गणना कीजिए, ठीक है। याद करो मैंने कई बार आपको बताया है कि जब किसी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु तक जाने वाला जो समय होता है वो u/g होता है, u/g होता है, u/g। तो u तुम्हारा 39.2 है और g का नाम है 9.8। अगर 39.2 को 9.8 से भैया मैं कैंसिल करूंगा, आप चाहे कैंसिल करके देख लो, पूरा का पूरा 4 आ जाएगा, क्या करके देख लीजिए। अरे भैया 4 गुणे 9.8 करो 39.2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऊपर जाने का समय आप लोग याद कर लो, T बराबर u/g होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति, भैया तीनों बौद्ध संगीति या तीनों नहीं, चारों बौद्ध संगीतियों किसके दरबार में हुई, किसके शासनकाल में हुई, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी टाला अशोक, तीसरी अशोक के बीच हुई अशोक के शासनकाल में, और चौथी जो है कनिष्क थी। हालांकि ये नाम भी याद होना चाहिए, इसके साथ साथ बौद्ध भिक्षुक भी याद होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कहां पर हुई ये भी याद कर लो है। मैं किसी लेक्चर में जरूर बता दूंगा आपको। तो तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई है सर वो अशोक के शासनकाल में हुई है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर, बस इसके बाद लास्ट है, इसके बाद लास्ट है। जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब क्या होना चाहिए, फटाक से पढ़िए। यामा पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए क्यों इंपॉर्टेंट यामा, क्योंकि ये महादेवी वर्मा की वो पुस्तक है यामा जिसकी रचना 1982 में करने के बाद इनको 1982 में कौन सा अवार्ड मिला था, कौन सा वो अवार्ड यार जो अर्थ क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ध्यान रखना ज्ञानपीठ अवार्ड इनको इसी पुस्तक यामा के लिए मिला था, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है 1982 में। और हिंदी की भाषा में, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला ये थी, ठीक है। भारत की पहली महिला हिंदी भाषा में महादेवी वर्मा, इस बात को याद रखना, हिंदी भाषा में, स्पेशली हिंदी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, और बताइए लास्ट बॉल में देखते छक्का चौवा बाउंड्री कौन लगाता है, जल्दी से बढ़िए और बताइए आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। और सब लोग जो है वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपका लाइक ही है जो मुझे जिंदा बनाए है, बाकी दुनिया तो मैं टाने टप छोड़ दिया होता है कि नहीं है। और आप सबको बता दूं मैं डेली की तरह रात के 10 बजे पीडीएफ डालता हूं 100 क्वेश्चन की,
तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बताइए विटामिन सी एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन कहलाता है। क्या हद्दी बात बोल रहे हो सर, विटामिन सी तो हार्मोन नहीं, हार्मोन जो है, हार्मोन किसे बोला जाता है सर, हार्मोन बोला जाता है विटामिन डी को। तो विटामिन सी हार्मोन नहीं है, जिसकी वजह से ये पार्ट गलत हो गया। स्टर्बी विटामिन सी टी टमीज होता है, हाय सर ये पार्ट एकदम सही बोली आपने, स्टर्बी विटामिन सी टी टमीज होता है, ये बात एकदम सही है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, सर यही सही है बस। ओके बिल्कुल 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 कुमारी जी, यही आपकी सीबीटी 2 बेस्ट क्वेश्चन है। यही 50 क्वेश्चन का जो सेट है आपको हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा, चाहे मजा आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक दास एकदम सही बता रहे हैं। जो विटामिन डी होता है उसको हार्मोन कहते हैं, क्योंकि हार्मोन आपके शरीर में वृद्धि करता है, इस बात को याद रखिएगा। और हड्डियां बढ़ने से कहीं ना कहीं शरीर बढ़ता है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग का बस काम इतना सा है, आजकल 50 क्वेश्चन खत्म हुए, रात के 10 बजे आपको दूसरे 50 क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। काम बस इतना सा है, आप सब लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो, अरे यहाँ से दिल से देखो, दिल से आवाज आई हो तो एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बता देना, एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बता देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। थोड़ा बढ़िया कमेंट कीजिएगा, दिल खुश हो, मजा आ जाए, ठीक है। चलिए गुड नाइट भाई सबको, जाइए पढ़ाई कीजिए, बहुत कम समय बचा है आप लोगों के पास अपनी जिंदगी को सुधारने का, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का, उन सारे लोगों का मुंह बंद करने का जिन्होंने आपको पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, या फिर आपकी महिला मित्र हो, या फिर पुरुष मित्र हो। तो उन सब लोगों पर कह सकते हो मुंह बंद करने का एक बड़ा सुनहरा अवसर है ये अगले 2 महीने, इसलिए पढ़ते रहिए और फालतू के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।